बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल असेंबली और तमाम सूबाई असेंबलीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्ज़ वजूद में आ रही हैं। अगर हम बात करें पार्लिमानी तमाम मराहिल की तो वो खुश उसलूबी से अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। नेशनल असेंबली में अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के साथ खड़ा है। और अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी के और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करूं तो उनका वही पुराना बयानिया है। एक तो इस वक्त वो दूसरे नंबर पर हैं और ऑपोजिशन में कमज़ोरी के साथ खड़े हैं। और तीसरी चीज़ ये कि उनका बयानिया वही पुराना है कि जहां से वो जीते हैं वहां पर फॉर्म 45 भी ठीक है, 47 भी ठीक है और साथ ही साथ वहां पर इलेक्शन कमीशन भी ठीक है। लेकिन जहां जहां से वो हारे हैं उन जगहों पर ना फॉर्म्स ठीक हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी वहां पर ठीक है। अब मामला यह है कि लग ये रहा था कि इंतखाबात होंगे, हुकूमतें बनेंगी, ओथ वगैरह लिए जाएंगे, ये जैसे जैसे तमाम मराहल हल होते चले जाएंगे ये जो फॉर्म 45 वाला, फॉर्म 47 वाला ये जो डिस्कशन है और ये जो बहस है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। मगर हमने देखा कि जैसे जैसे तमाम मराहल अपनी कामयाबी से आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये डिस्कशन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आखिर ये डिस्कशन कब ख़त्म होगी या ये बहस अब तब तक चलती रहेगी जब तक ये हुकूमत चल रही है? आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो अब सबसे बड़ा जो मरहला बाकी रह गया है वो मरहला है सदारती चुनाव का, जो कि 9 मार्च को होना है। उसके लिए जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। मसलन के नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपकी 4 सूबाई असेंबलीज हैं। सिर्फ जो एक सुकुम या एक आप कह लें कि थोड़ा सा एक लकूना या लूप होल रह गया है ये उन सीट्स का है, उन रिजर्व सीट्स का है जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं मिली क्योंकि उनका पेपर वर्क, उनका एसओपी पूरा नहीं था और वो सीट्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में एज पर कोटा डिवाइड कर दी गई हैं। अब मामला ये है कि उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है और स्टे कब तक है? 13 तारीख तक। और सदर मुमलिकत का जो चुनाव है वो 9 मार्च को है। तो इसका ये मतलब है कि जो वो रिजर्व सीट्स हैं वो इस चुनाव में अपना वोट नहीं डालेंगे क्योंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया होगा। तो इसका कहीं ना कहीं फर्क जो है सदर मुमलिकत के चुनाव में जरूर होगा। लेकिन कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। तो अब ऑपोजिशन छोड़ डाले, आए ना आए, तंग करे, कुछ भी ना करे, हुकूमत बगैर ऑपोजिशन के अपने नंबर्स पूरे करती हुई आगे चल सकती है। आज एक अहम दिन है, आज एक इशाया भी है और इशाया इसीलिए रखा गया है कि तमाम तर जो सदारती इंतखाब के हवाले से जो लवाजमात हैं उनको चेक भी कर लिया जाए, उनको पूरा भी कर लिया जाए। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या मंजरनामा होगा। हमारे पास मौजूद है जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल करके हमें शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत आज लंबा चौड़ा किस्म का रन डाउन है लेकिन मेरा बेसिक क्वेश्चन निहाल हाशमी साहब आपसे यही है कि फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, उसको लेकर के जो बहस है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आई अंडरस्टैंड कि जहां जहां से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जीती है वहां पर ना इन फॉर्म्स का रौला है और ना इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी का रौला है, लेकिन जहां जहां वो हारे हैं इतना रौला पड़ा हुआ है। ये रौला खत्म तो करना है ना, कब तक ये रौला जो है ये पड़ता रहेगा? बात हो सकती है ना। अच्छा जी निहाल भाई। जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट आज इस मुल्क में नहीं है, ये सवाल भी मुझसे नहीं बनता है। मैं ये समझता हूँ कि 2013 से यही चक्कर है कि कभी 35 पंचर की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि आप 4 हफ्ते खोल दें, कभी कहा जाता है कि जनाब इसमें धांधली हुई है, फिर कभी धरना दिया जाता है, फिर 2018 में फिर कहते हैं धांधली हुई है, उसमें फिर कोई नहीं देखता, 2018 गुजर जाता है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाते हैं, उसमें 3 मुअज़्ज़िज़ जज बैठते हैं, वो बैठ के कहते हैं पूरी एविडेंस चल रही होती है और बैठ के कहते हैं देयर इज नो एनी सबूत ऑफ एनी इरेगुलरिटीज। तो फिर कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जाना चाह रहे हैं? 2013 2000 से लेके आज 2024 तक हम एक ही रोना रो रहे हैं और इससे पहले इस तरह का रोना नहीं था। फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो या फॉर्म
whatsoever it is. जी एक सिस्टम है, एक ट्राइब्यूनल का सिस्टम है। आप जाएं, अगर आपके पास एविडेंस है लेके जाएं, जाकर के आप फाइल करें। आप देखें, जब इनकी बारी आती है तो वो सूरी साहब जो कोयटा से 55,000 जाली वोट के साथ आके डिप्टी स्पीकर बने हुए थे, वो तो स्टे पे बैठ जाते हैं। अपनी बारी में सब ठीक है। अब जब यही इलेक्शन कमीशन है जो केपी में इलेक्शन हुआ, ठीक हुआ, बाकी जगह पे ठीक नहीं हुआ। केपी में कोई धांधली नहीं हुई। कमाल बात करें, वही इंस्ट्रूमेंट, वही निजाम, वही इलेक्शन कमीशन, वही 8 फरवरी। तो ये एक पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इस तरह के शो से लेके आते हैं। अगर एक कोई इंडिविजुअल केस है 45 का, 47 का, वो जाए ट्राइब्यूनल में। पूरे पाकिस्तान को आप नहीं हाईजेक कर सकते, पूरे पाकिस्तान को नहीं रोक सकते। ये 2013-14 नहीं है कि आप धरना दे के पार्लियामेंट को पैरालाइज करें, पूरे कैपिटल को पैरालाइज करें। ये कमाल लोग हैं। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग? लेकिन सर आप लोग भी तो इसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए तो ये बहस बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो अपना नैरेटिव सर स्ट्रॉन्ग, जैसे सर एक टेस्ट केस अगर आप मुझे अलाउ करें, एक टेस्ट केस है नवाज शरीफ साहब के हलके का NA 130 वर्सेस यास्मीन राशिद। अब उसके फॉर्म्स इतने सर्कुलेट हो रहे हैं और उसके ऊपर इतनी ज्यादा बात हो रही है कि चेंज किया गया रिजल्ट और जो नंबर था वोट का उसके आगे 1 लगा दिया गया। दूसरा आया फॉर्म, उसके ऊपर भी 1 लगा दिया गया। तीसरा आया फॉर्म, उसके ऊपर भी 1 लगा दिया गया। इसको कोई एक्सप्लेन करने, एलैबोरेट करने, डिफेंड करने या चैलेंज करने सर इसको कोई सामने नहीं आया। तो सवाल तो ये भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी मानसेरा की सीट हार गए हैं, वो जहां से जीते हुए हैं उस जीत को भी मुतनाजा करने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर की जा रही है। देखिए जी, हम उस जिटाई पे तो नहीं जाना चाहते जो पीटीआई वाले करते हैं, मगर हम बड़ी सादगी से बड़े सिंपल जवाब देना चाहते हैं कि देखें, आपको अगर इसमें एतराज है आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाके करें, वरना ये जो स्कैम बना है, आपको याद नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन शाम 7 बजे 10% रिजल्ट को लेकर के जिस तरह से एक तबका मीडिया में बैठा और बैठ के कहने लगा स्वीप कर गया, दिस एंड दैट। तो इस तरह की चीज अब इलेक्शन के बाद ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेके आ रहे हैं। बहुत सीधा सा तरीका है। आपको आपकी जो जुडिशरी आजाद है, आपकी ट्राइब्यूनल आजाद है, आप एतमाद है, आप जाएं ट्राइब्यूनल में जाएं, जाकर के अपना केस फाइल करें और फिर आप अगर साबित होता है तो ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये थोड़ी कि आप इस आज पाकिस्तान का इशू नहीं है यास्मीन राशिद का इलेक्शन। आज पाकिस्तान का इशू है फाइनेंस, आज पेट्रोल की सस्ता करना, आज कल 2 दिन बाद रमजान आने वाला है, बिजली का बिल लोगों के घरों में आने वाला है। पाकिस्तान के इश्यूज आर वेरी डिफरेंट। हमारे इश्यूज नहीं है, शायद पेट भरे लोगों के इश्यूज होंगे या यास्मीन राशिद के चाहने वालों के होंगे, इमरान खान साहब के इश्यूज होंगे। वो तो कहते थे वोट की पर्ची नहीं, इमरान खान की बरियत का बैलेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को कब तक घसीट के 2013 और 14 के एरिना में हम ले जाएंगे? हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मुझे भी आगे बढ़ना है। जरा शो में सेनेटर ज्ञानचंद साहब के पास जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, असेंबलीज में कौन फॉर्म 45 वाला है, कौन फॉर्म 47 वाला है? ज्ञानचंद साहब, ये बहस खत्म करने का आपके पास कोई तरीका है? कोई एडवाइस कर लें, आप भी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, मिल बांट के इस मसले को सॉल्व कर। देखिए, ये हमारा इशू नहीं है, ये पीटीआई वालों का इशू है। वो रोना रोते रहे, इलेक्शन से हुए हैं, हम भी उस पर मुतमईन नहीं है कि कोई 100% फेयर हुए। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। हमारे इलेक्शन कब फेयर हुए हैं और उस पर कब जो है वो शोर नहीं मचा है। तो पीटीआई वालों का इशू है। ये मेरे ख्याल है कि हमारे मुल्क का इशू नहीं है जो डिस्कस किया जाए। एक इलेक्शन हुआ है, असेंबली अब बनी है, उसकी रिजल्ट आई है, एक एज पर लॉ पार्लियामेंट आ चुकी है, गवर्नमेंट बन चुकी है, वो आगे बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि हमारा कोई इशू नहीं है ना। मैं इस पे 45 या 47 में बात करना चाहता हूँ। ये पीटीआई वाले जाने, उनका जाने, वो 180 सीटें कहें, 200 कहें, 2/3 मेजॉरिटी कहें, वो कहें कि भाई किसी को कोई वोट नहीं पड़ा, उनकी मर्जी है। वो धरना देकर बैठ जाए, उनकी मर्जी है। वो जीएचक्यू पे चढ़ाई कर दे, उनकी मर्जी है। वो पार्लियामेंट में बैठना पसंद ना करें, उनकी मर्जी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर लो कॉन्फिडेंस को ना माने, उनकी मर्जी है। जाए जब वो इस मुल्क के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको बहस करना ही फिजूल है।
चलिए जी, आप तो कह रहे हैं आपका इशू नहीं है, बहस करना भी फजूल है, लेकिन मुझे शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत भाई, पीपल्स पार्टी कह रही है कि फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, यह हमारा इशू नहीं है। जो नून लीग है वो ये कह रही है कि जी हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। सर, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका ये जेन्युइनली इशू है, आप इसको एड्रेस करना चाहते हैं। वेयर डू यू स्टैंड? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? 45, 47 वालों की पहचान कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे होनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका इशू है ही नहीं ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 इनका इशू नहीं है। इनका इशू तो ये है कि इनको इख्तियार चाहिए, इनको मिल गया है। बाकी पाकिस्तान डूबे चढ़े इनसे इनका क्या वास्ता। अगर डूब गया तो ये भाग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, इनके बाहर भी एसेट्स पड़े हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई आती है तो क्या फर्क पड़ता है, इनको पाउंड में आ जाएंगे, डॉलरों में आ जाएंगे। तो मतलब ये कि वास्ता तो मेरा, आपका और जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, उनका वास्ता है ना, जिन्होंने वोट दिया है तब्दीली के लिए। वो उनको जरूर फर्क पड़ रहा है, वो जरूर पूछ रहे हैं कि यार ये जो IMF के कर्जे लिए गए हैं और जब अभी जो शराइत हो रही हैं, जो बिजली महंगी हो रही है। आप देखो बांग्लादेश के अंदर, मैं उस दिन देख रहा था, 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट बिजली, 2.5 रुपए के करीब जो है वो इंडिया के अंदर बिजली फी यूनिट, यहाँ पाकिस्तान में 82 रुपए पे पहुंच गया फी यूनिट। तो मुझे बताएं कि हम क्या करेंगे। हम तो खामोश हो जाएंगे चलो, लेकिन ये आपकी इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी? क्या इंडस्ट्रियां बंद नहीं होंगी? अगर इंडस्ट्रियां बंद हो गई तो एक्सपोर्ट खत्म नहीं हो जाएगी। एक्सपोर्ट खत्म हो जाए तो फिर आपके पास मईशत कहाँ रह जाएगी? आप कितने कर्जे लोगे? आपके पास कोई बुनियाद ही नहीं है, आपके पास कोई विजन ही नहीं है, आपके पास प्रोग्राम ही नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ? आपने इमरान खान को हटाया था और ये कहा था कि जी हम आके सारे मिलके इमरान खान और इसकी टीम नालायक, ये नहीं जानते हैं। चलो, हमने सारे एक्सपर्ट इकट्ठे हो गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब और ये सारे इकट्ठे हो गए एक्सपर्ट, और उनके ऊपर तमाम के ऊपर माईशतदान एक्सपर्ट जो है वो इसार डार को बिठाया। तो क्या इस मुल्क के साथ 1.5 साल इन्होंने हुक्मरानी की, 1.5 साल बाद जो है ना वो कह रहे हैं जी डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क, तो खतरे में है जी, अभी हमारा साथ दे, मुल्क को आगे ले जाना है क्योंकि मुल्क खतरे में है। तो भाई साहब, आपने 2 साल के क्या किया इस मुल्क के साथ? आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट सरमायाकारी, जो बैरूनी सरमायाकारी की बात कर रहा हूँ, यानी ये हैरानकुन ने पूरे साल की 1.7 बिलियन डॉलर है। तो अगर ये आपके मुल्क का हाल है, जो हमारे पड़ोस मुल्कों में ये एक दिन की सरमायाकारी है या हफ्ते की सरमायाकारी है, हम पूरे 2023 में हमने सिर्फ जो है ना ये 1.7 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी बैरूनी, जो आपका अपना सरमायाकार था वो तो भाग गया है। वो सारा इस वक्त दुबई में, कतर में, वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। आपके जो टेलीनार चला गया, आपका शेल चला गया, बायर चला गया, फर्मा, जो थे वो जा रहे हैं, आपसे जा रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं, आप कहते हैं क्यों? इलेक्शन वो पैमाना होता है जिसमें लोग अपने लीडर मुंतखब करते हैं। सही। अगर आप इस यकीन करते हैं कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक है तो फिर तो यही तरीका है। आप कहते हैं जी हमारा फॉर्म 45 से ताल्लुक ही नहीं है। जब नहीं है तो फिर हम किससे गिला करें? आप बताएं, हम क्या करें? अभी हम अपना हक मांग रहे हैं, वो कहते हैं जी अभी हक को छोड़ें, ये यास्मीन राशिद का मसला नहीं है। तो यास्मीन राशिद के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनका तो मसला है, उन्होंने उसको दिया है, वो पूछ रहे हैं कि जी हमारा शौकत भाई, ये चीज कुछ अजीब नहीं लगती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना फॉर्म 45 की बातें हो रही हैं, ना 47 की बातें हो रही हैं, ये नेशनल के अंदर ही बातें हो रही हैं। मतलब सर ये लोग मुझे अलाउ करें शौकत भाई, मैं जवाब दे दूं इसका। मैं तो खुद किया हूँ इलेक्शन कमीशन में, हम सारे गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा तो सिंपल सा मसला है कि जी एक बार तो गिनती कर लें सर, आपको पता चल जाएगा कि पेटीएम के अंदर है क्या। ये तो देखिए, गिनती ये नहीं कर रहे हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47 मैच नहीं कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे वो जो डाल दिए थे वो किधर गायब हो गए? नहीं तो मतलब सर, अगर मैच नहीं कर रहा तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोग जीते हैं, तो क्या आप लोग धांधली से जीते हैं या फिर आप लोगों की इतनी कोई कमाल परफॉर्मेंस थी पिछले 9 सालों में कि लोगों ने फिर से आपको भर भर वोट कर दिया? हम तो इनकी तरह नहीं है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे हल्के भी खोल दें। हम तो कह रहे हैं, हमने कब इनकार किया है? अगर धांधली की है तो नहीं की होगी। गुड मतलब कि हमें तो कंपेयर नहीं करने दिया गया, हमें कंपेयर नहीं करने दिया गया। हमें हमारे ऊपर कितनी कटघन थी, क्या क्या हमारे मुश्किलात थी, वो आपके सामने। कोई वो तो नहीं है कि हमें कोई ऊपर से फरिश्ते आके वोट डालते।
हमें अवाम ने वोट दिया है, ये मानना पड़ेगा कि इनका जो नैरेटिव था वो फ्लॉप हुआ है। नवाज शरीफ का नैरेटिव फ्लॉप हुआ है, पीपल्स पार्टी का फ्लॉप हुआ है, इनको किसी ने वोट नहीं दिया है। लेकिन Reject इसका किया है। इसका ये मतलब भी तो सर बन रहा है ना आपकी बातों से कि अगर आप अपने नताइज को, अपनी जीत को चैलेंज कर रहे हैं और अपनी जीत को मशकूक समझ रहे हैं, कि आप जैसे कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आप लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है सर, तो इसका मतलब है कि जो मानसेरा की सीट है जो कि नून लीग क्लेम कर रही है कि नवाज शरीफ साहब तो जीते हुए थे, वो आपके जो कैंडिडेट है, पीटीआई वाले जो कैंडिडेट है, उनको जानबूझकर जितवाया गया, तो इसका मतलब है कि फिर वहां पर उनका जो मौकफ है वो ठीक है, क्योंकि वहां की ब्यूरोक्रेसी आपके साथ लॉयल थी। ये तासुर नून लीग दे रही है, ये बयानी है उनका। हमारे साथ जो हो रहा था, क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि हमारे साथ ये फेवरेटिज्म होगी? हमारे साथ तो कोई फेवरेटिज्म नहीं थी, हमारे खिलाफ तो जो हो रहा था वो आपके सामने है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे उस पे तो फिर शौकत भाई आप लोग केपीके में कैसे जीत गए? मतलब अच्छी खासी तादाद में जीते हैं केपीके में, यही तो हम कह रहे हैं। केपीके में ना करें ना, हम पंजाब में भी जीते हैं, हमारे सिंध के अंदर क्या हम नहीं जीते हैं? कराची में सारी सीटें पीटीआई ने नहीं जीती है। अब नहीं दे रहे हैं तो शौकत भाई मैं मानती हूँ कि आप पंजाब में जीते, आप केपीके में जीते, लेकिन अगर आपको किसी ने हरवाने की कोशिश की है तो फिर आप कैसे जीत गए? मुझे ये समझाएं। देखिए, इन्होंने मैं आपको अभी भी बताऊं कि अगर बल्ला मिल जाता और फेयर इलेक्शन हो जाता ना और भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 15-16 सीटें आई है ये और बात है शौकत भाई, अभी ये फॉर्म 45-47 के तनाजुर में एक बात होती है। मैं चैलेंज करता हूँ, चलो ये करके देख लें। अगर आप बल्ला को दे देते ना, और बल्ला ना भी देते, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह तैमूर झगड़ा की सीट ले ली गई, क्या तैमूर झगड़ा की सीट नहीं ली है? आप इसको नहीं मानते हैं? हमारी सीट जो रात को हम सब जीते हैं और सुबह हो के हरवा दिया है, तो इसमें क्या है? आप बताएं मुझे, क्या हुआ था 9 तारीख को, क्या हो गया था? सर यही तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मानसेरा में मैं जीत रहा था और फिर एकदम से पता चला कि जी मैं हार गया हूं, और जहां पर वो जीते हैं वर्सेस जासमिन राशिद, ऑलरेडी वो 1-1-1 भी हटा देना सर, फिर भी 8-10 हजार की लीड बन जाती है ये लाहौर में नवाज शरीफ साहब की। तो फिर मुझे ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बातें खत्म नहीं होनी, शिकायतें भी खत्म नहीं होनी, करते हैं, अभी पूरा शो पड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नून लीग का मौकफ भी जानेंगे, ऑफ कोर्स बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद होंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी निहाल हाशमी साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब एंड शौकत यूसुफजई साहब। निहाल हाशमी साहब, आपने पूरा थॉरोली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो चाहे वो विफाक में हो, वो तो भाई उनके लिए बहुत बड़ा मसला है ये फॉर्म 45-47 वाला। और मैं आपको सर बता रही हूँ, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत दिक्कत हो जानी है। और जैसे शौकत यूसुफजई साहब ने कहा, ना आप लोग के पास प्लान है, ना आप लोग के पास पॉलिसी है, ऊपर से आप लोगों ने अपनी ऑपोजिशन के साथ फिर से एक दफा 36 का आंकड़ा बना लिया, तो सर कैसे मैनेज करेंगे सारी चीजें आप? देखिए, अव्वल तो हमने कोई 36 का आंकड़ा नहीं बनाया और ना हम इन्हें ऑपोजिशन समझते हैं। ये सियासत को सियासी अंदाज में नहीं देखते, ये सियासत को अपनी जाति उसमें देखते हैं। कल आपने देखा होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में लोग हालत सामने रखी, इस मुल्क की तबाही का सबब हम फर्द को, जत्थे को, ग्रोह को, सूबे को, हल्के को तरजीह रखते हैं। हम अवाम को और पाकिस्तान को और उसके मंशूर को और उसकी तरक्की और खुशहाली को नहीं रखते। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इनके पास मंसूबे नहीं है, तो हमने इनके मंसूबे देखे। 2018 से जो इन्होंने मंसूबे शुरू किए, उनमें क्या था? वो मंसूबा ये था कि पाकिस्तान अपने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कर्जा ले बैठा। वो मंसूबा ये था कि हम ढूंढते रहे, 100 डैम नजर नहीं आए। वो मंसूबा ये था कि जनाब 1 करोड़ नौकरियां हम ढूंढते रहे। वो मंसूबा ये था कि बिजली के नल जो बढ़ते रहे, हम वो ढूंढते रहे कहां से बढ़ रहे हैं। वो मंसूबा ये था 50 लाख नौकरियों का था। वो मंसूबा महंगाई का वो बैरोमीटर था जिसको हम ढूंढते रहे। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि जनाब इनके दौर में जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही थी, शहद के नहरें बह रही थी, इनके दौर में पाकिस्तान की मईशत जबूहाली के अपने हाईएस्ट स्टेज पे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्जा इन्होंने लिया। ना इनके पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, ना इनके पास कोई फॉरेन मिनिस्टर था। कभी असद उमर को लाते थे, कभी किसी को उधार में लाते थे, कभी किसी को उधार में लेते थे। तो ये मुल्क 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई फर्क और कोई खेल कूद के माप नहीं है। इस मुल्क को बड़े संजीदगी से लेना हो। मैं जो एंकर्स हैं, जो चैनल्स हैं, जो लोग ओपिनियन मेकर है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान का मसला फर्क को छुड़ाना और बंद करवाना नहीं है। पाकिस्तान का मसला यहाँ की गवर्नेंस को बेहतर करना है, यहाँ के मार्केट को कंट्रोल करना है, यहाँ की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है।
ये जो मेरे भाई लोग हैं, ये तो एक ही चक्कर में है ना कि जो अगर सर उस्मान बुज़दार साहब ने तो कोई परफॉर्मेंस पंजाब में नहीं दी थी, लेकिन पंजाब में भी फिर भी पीटीआई वालों को वोट पड़ा बगैर बल्ले के पड़ा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी शौकत यूसुफ ज़ई साहब से ये पूछी थी कि कौन से आप लोगों ने ऐसे काम किए हैं, कितने लोगों ने वोट किया, लेकिन सर वोट पड़ा है इनको। अब आप अपनी तरफ से मसला बता रहे हैं कि गवर्नेंस का मसला है और डिलीवर करने का मसला है। सर बगैर डिलीवरेंस के इन लोग को वोट पड़ गए, ये भी तो रियलिटी है ना सर। देखिए, ये तो ये कह रहे हैं ना, ये तो ये कह रहे हैं और ये आइन कानून की बातें करते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जिस वक्त आदम सूरी साहब जाके छुपे थे सुप्रीम कोर्ट के स्टे के पीछे, ये हमें कैसे बता सकते इस तरह की बात, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है। और ये फिर इलेक्शन का हमने इलेक्शन कराया नहीं, हमने तो नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया। और वो इलेक्शन कमीशन जिसको इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में अवेलेबल लोगों में इससे अच्छा कोई आदमी नहीं है, तो कल आप उसको सर्टिफिकेट, जो आपके साथ हो वो अच्छा आदमी, जो आपके हक और सच की बात करे, रूल ऑफ लॉ की बात करे, मेरिट की बात करे, तो वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी। तो पहले ये डिटरमाइन करें कि इनका पैमाना क्या है, इनका पैमाना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से बात करना चाहते हैं। इन्होंने पूरे अपने 4 साल के अदवार में चोर डाकू बताने के अलावा पूरे पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्टेड मुशीरों को लाने के अलावा सारे इंपोर्टेड मुशीर थे, एडवाइजर थे, स्पेशल असिस्टेंट थे, जो आज भाग गए जी। कोई नजर नहीं आ रहा आज पाकिस्तान में। अल्लाह के फजल और करम से हम यही हैं और हम ही इस मुल्क में, हमने ही इस मुल्क को डैम दिया, हम ही इस मुल्क को मोटरवे दिया, हम ही ने इस मुल्क को न्यूक्लियर दिया, हम ही ने इस मुल्क को जौहरी कुव्वत बनाई, हम ही इस मुल्क के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं और हम ही सी पैक लेके आए। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को उस तरह के मंसूबे की जरूरत है जिससे मुल्क के लोगों के मुंह के नवाले ना छीना जाए, बल्कि उनके बच्चों के पेट पालने के लिए एक ऐसा मुस्तहकम और एक ऐसा पायदार माशी निज़ाम की जरूरत है जिसमें इस तरह की जाली जो नाराबाजी है उसकी कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आप एग्री करते हैं अपने ये हुक्मरान इत्तेहाद जिनके साथ आप बैठे हैं कि लैपटॉप देंगे, सड़कें बनाएंगे, तालीम देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्लान अभी आपको निहाल हाशमी साहब ने बनाया है, कि इससे आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं या खोया हुआ वोट बैंक वापस ले सकते हैं? यू एग्री विद दिस? देखें, हमारा तो जो फैसला है वो ये है कि हम चार्टर ऑफ, जैसे डेमोक्रेसी किया तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करेंगे और चार्टर ऑफ मुफाहमत का जो बात चल रही है हम वो भी करना चाह रहे हैं। किसके साथ सर? देखिए, जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर थे सबके साथ बैठ कर हम मामला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद वाले तो बैठेंगे नहीं आपके साथ, उनको कैसे बिठाएंगे सर, या उनके बगैर कर लेंगे? वैसे तो है बस मेजोरिटी। देखिए, अगर वो नहीं बैठेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो बैठेंगे वो तो इनके आश्रय पे तो मुल्क नहीं छोड़ा जा सकता ना। 3-4 साल इनके आश्रय पे मुल्क था, उन्होंने क्या किया? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते हैं, ये तो पार्लियामेंट से जब लो कॉन्फिडेंस पे निकल गए तो उसको भी इन्होंने नहीं माना। जब इमरान खान ने जीएचक्यू पे हमला किया और उसकी सजाएं मिली तो भी नहीं माना। ये जो लोगों की बात कर रहे हैं कि भाई हम जीते हुए, अगर आप जीते होते तो लोग सड़कों पे होते, अगर आपकी इतनी पॉपुलरिटी होती तो इमरान खान जब गिरफ्तार हुआ तब आप पूरे मुल्क को जैम कर देते। आपकी इतनी पॉपुलरिटी होती तो करते ना, आपकी इतनी पॉपुलरिटी होती तो आपके इत्तेहाद ही नहीं छोड़ते, आप नो कॉन्फिडेंस में बाहर नहीं होते। अभी ना पहले आपने 13 के, क्योंकि इक़्तिदार में नहीं थे, 13 के इलेक्शन को नहीं माना। अब 18 में खुद आ गए तो सब ठीक था। जब ये वैसे ज्ञानचंद साहब कुछ अजीब सी आपने बात कर दी है, मतलब मैं 1 मिनट के लिए मैं सकते में चली गई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि अवाम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो सर बगैर मखसूस नशिस्तें ऐड किए हुए वो अभी भी नंबर 2 पर हैं। नंबर 1 पे PMLN है, नंबर 2 पे PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है विद 80+ सीट। सर जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने पॉपुलर होते तो गवर्नमेंट में होते। मैं ये कह रहा हूँ अगर उनकी सीटें आई है, जो भी आई है, जैसे भी आई है, एक इलेक्शन कमीशन है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जो कानून के तहत काम करता है, उसने उस पे इलेक्शन करवाए हैं और इलेक्शन के नतीजे आए। जिनको कबूल नहीं है उनके लिए ये नहीं है कि भाई हमारा 45-47 एक इदारे ने उसूल तय किया हुआ, किसी को कोई एतराज है तो वो अपने प्रूफ लेकर ट्रिब्यूनल्स में चला जाए। तो ये ट्रिब्यूनल्स में जाने के बजाय ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि 45 नहीं है, 47 नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं और वहीं से फैसले ले, जो एक मरोसी तरीकेकार है। इनको तो सिर्फ एक नैरेटिव बनाना है कि भाई इमरान खान नहीं है तो कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं है।
जिसको लोग चाहेंगे वो इक़्तिदार में आएंगे। ठीक है। उसका फैसला बाय वोट होना है, तो बाय वोट फैसला हुआ है। गवर्नमेंट बनने के प्रोसेस में है, ये गवर्नमेंट बन जाएगी, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये ठीक है। अगर बैठेंगे उसमें मुल्क को आगे ले जाने में, मुल्क के मसाइल आगे ले जाने की बड़ी बात हो रही है, मुल्क को आगे ले जाने की बहुत बात हो रही है। ज्ञानचंद साहब आप भी कर रहे हैं, निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं। अभी जितना मैं आगे देख सकती हूँ ना, उससे आगे तो खैर मैं नहीं देख सकती, मेरी इतनी सकत ही नहीं है। मैं संडे तक देख सकती हूँ, और संडे को मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब ने जो उनकी लास्ट मुलाकात हुई थी अली मीन गंडापुर साहब के साथ, ये डिसाइड हुआ था कि संडे को इन्होंने अपना एक पावर शो करना है, एहतजाज इन्होंने करना है। ये संडे को इन्होंने क्या करना है वो जानते हैं शौकत यूसुफजई साहब से, लेकिन एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं। अच्छा, निहाल हाशमी साहब हैं, ज्ञानचंद साहब, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो अभी बात करने वाले ना शौकत यूसुफजई साहब, ये आपने बहुत गौर से सुननी है, और मेरा सवाल भी, और क्योंकि वो सवाल मेरा है शौकत साहब के लिए। शौकत भाई, संडे को आपका क्या प्लान है ये जरूर बताइएगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई वाले, विच इज नाउ द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सदारत के लिए सिर्फ आसिफ अली जरदारी रह गए हैं और कोई नहीं है। चीफ मिनिस्टरशिप के लिए सिर्फ उनके पास मरियम नवाज रह गई थी, हाउस ऑफ द शरीफ ही रह गए थे, और कोई नहीं है। सर मुझे आपको बताना है, बल्कि नहीं एक्चुअली मुझे आपसे पूछना है, ये चीजें तो आपको मुझे बतानी चाहिए थी। पीटीआई के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के जो कजन हैं अरशद अयूब, वो सूबाई काबीना में शामिल है, नंबर 1। नंबर 2, जो असद कैसर साहब के छोटे भाई हैं आकिबुल्लाह, वो भी काबीना में शामिल है खैबर पख्तूनख्वा की। शहराम तराकई के जो छोटे भाई हैं फैसल तराकई, नंबर 3, ये भी सूबाई काबीना में शामिल हैं। इसके अलावा वफाकी वजीर जो है कादरी साहब, उनके भतीजे अदनान कादरी साहब भी जो हैं वो भी आपकी काबीना में शामिल है, 4 हो गए। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब के छोटे भाई खालिद लतीफ, वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मोमिन खसूसी, ये 5 तो मैंने आपको खड़े खड़े गिनवा दिए। सर आपको यही लोग मिले थे, आम वर्कर जिन्होंने आपके लिए मारे खाई, आप उनको शामिल करके एक मिसाल कायम करते, और मैं इस शो के अंदर वो मिसाल निहाल हाशमी और ज्ञानचंद साहब को देती, फिर आप मारूसियत की बात करते तो पता चलता ये तो मारूसियत आपने भी कर दी सर केपीके में। देखिए, पहली बात तो ये है कि तारीख इंसाफ में जो है एक और कमेटी है, और आपको पता है कि खान साहब के पास ये सारे नाम जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये किसी की वसातत से नहीं आए। अरशद अयूब पहले भी वजीर थे, इससे पहले भी वजीर थे, और आपको पता होना चाहिए कि उमर अयूब और अरशद अयूब हमेशा आपस में इलेक्शन लड़ते आए हैं। वो एक मुस्लिम लीग में होता था, दूसरा पीटीआई में होता था या पीपल्स पार्टी में होता था। ये शुरू से मुखालिफ चले आ रहे हैं। पहली दफा हुआ है कि ये पीटीआई में ये इकट्ठे हुए हैं, तो ये ना कहें कि उसकी वजह से हुआ है। शौकत भाई, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज भी मुखालिफ ही इलेक्शन लड़के आए हैं, दोनों ने एक सीट पे भी इकट्ठे ऊपर नीचे नहीं लड़ा, इत्तेहादी बन के भी नहीं लड़ा, अगेंस्ट होकर लड़ा इलेक्शन। आप सुने तो सही ना? जी सर। ये पार्टी ना, देखे ना, ये पार्टी किसकी है, इसका सरबराह कौन है? इमरान खान है ना। तो इमरान खान कौन सा रिश्तेदार आया, मुझे बताएं जरा, कोई रिश्तेदार है इसमें? नहीं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है ना सर, बेटे बाहर हैं और बेगम का तो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो सर बाकी जितने ला सकते हैं तो उतने तो ले आए ना, मतलब बाकी अपने क्लोज कारकुनान के रिश्तेदारों को तो फैसिलिटेट किया गया ना। ये पीटीआई फैमिली पार्टी नहीं है, ये जहन में रख लें। अच्छा, ये फैमिली पार्टी नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ ने बेटी को बना दिया वजीर आला, 100 मरतबा बना लिया, हमें क्या, भाई को बना दिया वजीर आजम, अभी जो समधी है उसको पता नहीं क्या देगा, तो वजीर खजाना बनाएगा या कुछ और देगा, और भी बहुत सारे उसके जो भतीजे भांजे ये सारे एडजस्ट होंगे। और अभी से ये हो रहा है मुस्लिम लीग में कि हमजा को कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो ये सारी ये होती है फैमिली पार्टीज। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी जरदारी को सदर बनाओ, फिर बेटे को जो वजीर खारजा बनाओ, फिर फलां को ये बनाओ, अगर हुआ तो। पहले तो ये नहीं ले रहे, अभी तो ये अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले बड़े सियाने हैं, सियाने सियासतदान हैं नून लीग के मुकाबले में। नून लीग तो पहले मिठाइयां तकसीम करते हैं, बाद में फिर रोते हैं, इनको तो कुछ पता नहीं होता है ना। तो देखें, इसमें तहरीक इंसाफ और इल्म में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे कोई मोरूसी सियासत नहीं। यहाँ अगर आकिबुल्ला आया है तो आकिबुल्ला एक दफा MNA बना है और 2 दफा MPA बना है, ये तीसरी मरतबा आया है असेंबली में, तो ये अपने उस पे बना है, कोई ये नहीं कि मतलब। तो सर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज भी अपने उनके ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं सर, है ना। पार्टी अब मैं हूँ, सपोज मैं हूँ, मुझे भी एडवाइजर लिया जा सकता था ना, जिस तरह अगर आप इस तरह समझती हैं। मैं 96 का वर्कर हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लिया है ना।
ना मैंने जोर लगाया, ना मैंने, क्योंकि मैं अपनी सीट पे हूँ, मुझे पता है कि मैं जीता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझसे ली गई है सर, सीट, अगर आपको लेते तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मॉरली मैं ये समझती हूँ कि अगर वोट नहीं पड़े हैं, सही है गलत है, जो रिजल्ट आपके हाथ में अगर किसी को भी वोट नहीं पड़े हैं तो मेरे ख्याल से उसको मुशीर या पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन यू आर अ गुड फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आपको बना भी देते ना तो शायद इतनी मारूसियत की बात नहीं होती सर। लेकिन अब जरा संडे का प्लान बता दे मुझे, ये आगे चलने की बात कर रहे थे, संडे को आपने मुल्क को आगे लेके जाने की तरफ इकदाम उठाना है कि मुल्क को रोकने की तरफ? देखिए ये गलतफहमी है लोगों की कि जी हम मुल्क को जाम कर रहे हैं, मुल्क को रोक रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। देखिए अब मुझे बताएं जमहूरियत में क्या होता है, मुझे कोई बताए तो सही ना। जमहूरियत में हम असेंबली में आवाज उठाते हैं तो कि जी वो है फसादी है। अगर हम कानून की तरफ जाते हैं तो ये जी इनको कानून की समझ नहीं है। अगर हम एहतजाज करते हैं तो कहते हैं ये गैर कानूनी है और ये सड़कें। देखिए ये सारा हम अपने आईन कानून के दायरे में रहकर, और आईएमएफ को खत लिखना भी आप लोग का जमहूरी हक है सर? बिल्कुल, देखें आईएमएफ को खत लिखा तो आईएमएफ का तो मदरजात पढ़ना है ना, उसमें क्या है, वो तो उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। कम से कम नून लीगियों को उर्दू में तर्जुमा तो समझ आ जाएगा ना। उसमें क्या है, क्या कौन सी चीज गलत है उसमें? देखें यही आईएमएफ था जो इमरान खान के पास आया था, गारंटी मांग रहा था कि जी हम कर्जा दे रहे हैं, आप गारंटर बन जाए। उन्होंने, इमरान खान ने कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन हो जाए मुल्क के अंदर। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने याद दहानी कराई कि आपने कहा था कि फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन फेयर इलेक्शन हुए नहीं है। अब जो आप पैसा दे रहे हैं तो कम से कम इसकी इतनी मॉनिटरिंग कर ले कि कौम के नाम पे जो पैसा आता है वो कौम पे लग जाए, बस। तो इसमें क्या है, कोई रुकावट तो नहीं डाली है उसने। चलिए, पिछली दफा शो के ऊपर हमने इसके ऊपर एक्सटेंसिव गुफ्तगू की थी सर। आप लोग क्या करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में? आप कि देखिए जमहूरियत के अंदर जो भी आईन कानून के दायरे में लेकर पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और पुरअमन एहतजाज करें जहां भी होगा, चाहे वो खां में कहीं पे भी है। ये गलतफहमी में ना आए लोग कि हम वो करेंगे कि हम इसके खिलाफ जाएंगे। हम कभी भी खिलाफ नहीं जाएंगे मुल्क के, हम मुल्क के साथ हैं, हमें मोहब्बत समझा जाए। आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। ज्ञानचंद साहब कमेंट करना चाहते हैं पिछली डिस्कशन के ऊपर, जरूर कीजिए, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए। सवाल मेरा यह है कि 9 तारीख आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है। आज ऑफ कोर्स डेफिनेटली एक इशाया भी दिया जा रहा है ताकि अपना जो नंबर काउंट है सदारती इंतखाब के लिए उसको जरा चेक में रखा जाए। लेकिन ये जो रिजर्व सीट्स की अभी तक बाकायदा ऑफिशियली शमूलियत नहीं हुई ना, ओथ नहीं लिए गए, उसका कहीं ना कहीं असर तो ऑफ कोर्स सदारती इंतखाबात पे पड़ेगा ही। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं कि आपको लगता है कि कुछ अभी भी आपको लॉबी करनी पड़ेगी? क्योंकि एमकेएम पूरी तरह से राजी नहीं है सर। देखें, इलेक्शन में लॉबिंग तो करनी पड़ती है, वो यकीन हम करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाए। राइट। अगर उसमें कोई कुछ वोट कम होते हैं या ज्यादा होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस में जीत भी होती है, हार भी होती है, और दोनों को कबूल करना पड़ता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे नंबर पूरे हैं, बल्कि हम तो वाज़ेह अक्सरियत से ये सदारती इलेक्शन भी जीत लेंगे। और ये दोबारा अगर कोई उस पर कुछ करना है तो उनकी मर्जी है। जहां तक रिजर्व सीट्स का ताल्लुक है, वो कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, कोर्ट ने फैसला करना था, वो फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो नंबर्स रिजर्व सीट्स के आने थे और किसी के भी हक में वो उड़ जाते, उनसे कहीं ज्यादा लीड से जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनते। वो सब के सब वोट उनके खिलाफ भी जाते तो भी उनकी इतनी लीड होगी कि उनका कोई असर उस पर पड़ना नहीं था और नहीं पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी दोबारा होने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये अच्छी बात है कि एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े मजे हुए सियासतदान है, वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। अब प्रेसिडेंट हाउस बजाय इसके कि किसी पार्टी का कोई वर्कर बनकर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें हों, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बातें होंगी, मुल्क के लोगों की बातें होंगी, मुल्क की पॉलिटिक्स की भी बातें होंगी। सब लोगों को साथ लेकर चलने के लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट हाउस में बैठेंगे। और जो हमारे यहाँ ये बहरान है, पॉलिटिकल बहरान हो, मौशी बहरान हो, इसको हल करने के लिए वो अपना हिस्सा डालेंगे, और यकीनन
नहीं, आपका हिस्सा तो बहुत ज्यादा ही डलेगा, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और मुझे जो खबरें हमें पता चल रही हैं कि जाहिर सी बात है अगर सूबों ने आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है तो उनसे डायरेक्टली मरियम नवाज कैसे इंटरैक्ट करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मरियम नवाज के हवाले से भी इतनी अजीबो गरीब किस्म की बातें कर चुके हैं, तो वो वाया सदर ही होगा। तो आई थिंक सो कि आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होगी, तो आप उस जिम्मेदारी का मुजाहरा मुझे लगता है कि करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम तो वो बिगड़े हुए बच्चे जो है उनको भी, जो बड़ा होता है वो बिगड़े हुए बच्चों को भी संभालता है। हम कोई बिगड़ा हुआ होगा तो उसको भी बच्चों की तरह संभालने की कोशिश करेंगे कि वो ना गुजरे। अगर वो हद से आगे जाता है तो अब तो मेरा ख्याल है कि सबको पता लग चुका है कि कानून को अगर आप हाथ में लोगे तो अब लाडलापन वाला किस्सा खत्म हो चुका है। अब आपको संभालने के लिए स्टेट भी अपना मौक़िफ़ लेगी, अपना स्टैंड लेगी, और आपको कोई भी ऐसी हरकत करने नहीं देगी जो इस मुल्क के मफादात के खिलाफ हो। आप डेमोक्रेसी में आइन के अंदर, कानून के अंदर जो चाहे वो करते रहे, लेकिन अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी हठधर्मी पूरी करने के लिए किसी इदारे पे किसी भी लोगों को तंग करने की, रोड ब्लॉक करने की, या कोई भी फितना फसाद करने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि सब समझदार लोग हैं। वो शौकत यूसुफजई साहब कह भी रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं ब्लॉक करना, ना रोड ब्लॉक करनी है, कुछ नहीं करना, पुरअमन इनका एहतजाज होगा। जी, पुरअमन एहतजाज होगा। उन्हें करके देखा, वो नहीं कर पाए अभी उनके। हाँ, ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ अच्छी बात है। पॉलिटिक्स कहते इसके हैं कि आप एक नैरेटिव बनाए, जो ये बना रहे वो भी बुरी बात ठीक है। चलिए, ये बदतमीजियां छोड़ दें, गालियां देना छोड़ दें, ये कितना फसाद करना छोड़ दें, तो अच्छी बात है। जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो उतना ज्यादा डेमोक्रेसी जो है वो ग्रो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत यूसुफजई साहब, आपके लिए जो 9 मार्च है वो डबल इम्तिहान है। मतलब इम्तिहान ये नहीं है कि आपने अपना सिर्फ और सिर्फ सदर का जो है वो चुनाव जीतना है, आपके लिए तो इम्तिहान ये है कि आपके जो कैंडिडेट हैं अचकजई साहब, वो हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब कंटेनर के जमाने से हमें बताया करते थे कि किस तरह से ये मुल्क दुश्मन है, किस तरह से इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर दुपट्टा पहनकर इनकी नकलें उतारा करते थे और बताया करते थे कि इनकी ड्रामेबाजियों के अंदर इमरान खान साहब भी थोड़ी देर के लिए बहक गए थे। तो सर कैसा लगेगा, मतलब आपको महसूस होगा कि इमरान खान साहब ने उस टाइम पे एक एक्सट्रीम लिमिट को क्रॉस कर दिया था और ये नहीं करना चाहिए था? देखिए, अगर इस पे जाए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा है, मौलाना साहब ने क्या नहीं कहा है, ये अगर इस पे जाएंगे तो फिर तो सबके लिए यही है ना। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, मायके तोड़ता था कि मैं पेट फाड़ के जरदारी साहब से सारा माल निकालूंगा। तो ये तो पॉलिटिकल बातें होती है। लेकिन देखें, अगर एक हम अपना बंदा भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन ये होता है पॉलिटिकल विजन कि आप अपने सबको साथ लेकर चलो। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलो। तो ये होता है। हमने देखे मौलाना साहब के साथ हमारे इख्तिलाफात रहे, मौलाना साहब के पास भी गए, जमात इस्लामी के पास भी गए। फिर हमें ये ना कहा जाए ना कि हमें सियासत की समझ नहीं है। हमें सियासत की समझ है, तभी तो सुकड़ गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग। पहले तो ये है कि नहीं शौकत भाई, आप लोगों को सियासत की बहुत समझ है, आप बड़ी अच्छी सियासत करते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि आप लोग थोड़ा एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, जैसे मौलाना साहब को अब इतने नाम पुकार रहे थे और फिर अचकजई साहब को भी। सियासत की समझ है आपको, ये कोई नहीं कह रहा कि आपको सियासत की समझ नहीं है। बात है, वक्त की बात है, सिचुएशन की बात होती है। देखें, इमरान खान की जो सियासत रही है ना, उसने कितनी मुश्किलात देखी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो जेल में है। और ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग जो कहती थी कि हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं, निहाल हाशमी साहब इस चीज की गवाह हैं, मेरे साथ अक्सर ये लड़ भी पड़ते थे टॉक शोज के अंदर। और ये कहते थे कि आप लोग तो एस्टेब्लिशमेंट हट जाए तो ये तो बस पानी का बुलबुला है, खत्म हो जाएगा। तो आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों की जरूरत इनको पड़ रही है, हमें तो नहीं पड़ रही है। हम तो पार्टी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी पार्टी बन चुके हैं जो नाकाबिल तस्खीर पार्टी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेशक ये कुछ भी कर ले, अब अवाम को ये नहीं झुका सकते। और अवाम समझ चुकी, इतना शऊर आ गया है कि ये अगर जाली तरीके से मैंडेट लेके हुकूमत बनाएंगे तो ये बेनिश मुझसे लिख के ले लें, जून जुलाई से आगे ये नहीं जाएगी। और इसलिए नहीं जाएगी कि जो महंगाई आने वाली है ना, जो महंगाई का तूफान आने वाला है, पीटीआई कुछ भी नहीं करेगी, पीटीआई आराम से बैठ जाएगी। लेकिन
ये जो आवाम है ना जिनका मैंडेट चोरी हुआ, ये सड़कों पे आएंगे, इनको फिर कंट्रोल कोई नहीं करेगा, ये फिर खतरनाक होगा। हम पार्टी लीडर होता है ना, अपने वर्करों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर इस तरह का चलिए शौकत भाई, अब तो रमजान की आमद है, अच्छी दुआ करेंगे किसी तरह पाकिस्तान चल जाए। महंगाई आएगी तो सिर्फ इनके लिए थोड़ी आएगी, हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी तो आएगी। रमजान में अगर आप ये कहें कि चोरी का माल खा के आप अफ्तारी करेंगे तो क्या वो ओहो। रोजा हो जाएगा? ओए होए होए अगर होए। हम तो मुझे रोजा रख रहे हैं, इस नोट के लेकिन ऊपर तो शौकत भाई शो बंद ही कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।